नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। कल हमने बात कर ली थी अरावली तक की और जो बेसिक कैरेक्टर्स थे चारों डिवीजन के वो हमने कल देख लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके जो बेसिक कैरेक्टर थे ना कि इसका निर्माण किससे हुआ, कौन से क्रम में हुआ, कब हुआ, वो हमने कल के लेक्चर में देख लिया था एक सीट के थ्रू। अब हम देखते हैं कि ये किस किस के बीच में कहाँ पर स्थित है। तो ये अरावली पर्वतमाला और विंध्यन पर्वतमाला के मध्य स्थित है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दक्षिण पूर्वी पठार की? 500 मीटर है। इसको ये किसका विस्तार है? ये मालवा का विस्तार है। और इसको हम दो भागों में मेजरली बांट सकते हैं। एक तो दक्कन का पठार जिसको हम आड़ोती पठार बोलते हैं, दूसरा विंध्यन कगार जो डांग क्षेत्र वाला है ना उसको। तो दक्कन के पठार के अंदर क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर की चट्टानें पाई जाती है और विंध्यन कगार में पाई जाती है सिलेटी पत्थर की चट्टानें। दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। और विंध्यन कगार स्थित है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर और चंबल और बनास नदी के बीच में स्थित है। दक्कन के पठार का ये एक हिस्सा है ऊपरमाल का पठार, पाथर का पठार या हाड़ौती पठार, ये इसी को बोलता है। ये ऊपरमाल का पठार कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है वहां से लेके बिचौलिया के मध्य स्थित है। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित तो अपने को कहाँ पर दिखता है अच्छे से? तो वो दिखता है अपने को बेंगू बेंगू है ना, बेंगू और कोटा के उत्तर में दिखता है अपने को अच्छे से। और रामगढ़ क्रेटर जो 12 में है, भारत का 200वां वो था क्रेटर। जो जियो हेरिटेज साइट है वो भारत की 200वीं थी, राजस्थान की प्रथम अगर जियो हेरिटेज साइट पूछे ना तो रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर स्थित है? 12 में। और ये कैसा है? अंगूठी के जैसा है। इसका रेडियस वगैरह वो अपने को ध्यान नहीं रखना। और ये दक्षिणी पूर्वी पठार किसका विस्तार है? ये मालवा के पठार का ही विस्तार है। अगर मालवा के पठार का विस्तार हम उत्तर की तरफ करते हैं ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो दक्षिणी पूर्वी पठार अपने को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में इसके उपभाग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके उपभाग है। अब इसके उपभाग में है, इसके 5 उपभाग कर रखे हैं। एक तो है पहाड़ियां, दूसरा है नदी का बेसिन, तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि, चौथा है डग गंगाधर क्षेत्र और चौथा है झालावाड़ का पठार। तो हम पहले देखते हैं उल्टा है यहाँ से 5 से। झालावाड़ पठार कहाँ पर स्थित है? जो झालावाड़ में स्थित है वही झालावाड़ पठार है। और डग गंगाधर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? वो भी झालावाड़ में है। अब शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पर स्थित है? ये 12 में स्थित है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? कल हमने बताई थी जो अरावली में नहीं पाई जाती, सहरिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, जो भारत की आदिम जनजाति में शामिल करी हुई है। और शाहबाद उच्च भूमि का आकार है घोड़े की नाल जैसा, जो घोड़े की नाल होती है ना उसके जैसा आकार है। यहीं पर क्या स्थित है? परवन झील यहीं पर स्थित है। अब नदी बेसिन में तो अपने को पता ही है कि चंबल वाला बेसिन और बनास वाला बेसिन है। और पहाड़ियों में इसमें 2 प्रकार की पहाड़ियां हैं, एक तो है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, एक है मुकुंदरा की पहाड़ी। अर्धचंद्राकार की पहाड़ी है बूंदी सवाई माधोपुर में और मुकुंदरा की पहाड़ी है कोटा झालावाड़ में। अब अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की जो हाईएस्ट पीक है ना, सबसे ऊंची चोटी, वो सतूर है, जहाँ पर वो अपना जियो हेरिटेज साइट वाला जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो दिखाई पड़ता है। और मुकुंदरा वाली की कौन सी है हाईएस्ट पीक? चंदवाड़ी है जो कोटा में स्थित है। अब ये चंदवाड़ी है ना, इस हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सतूर है। अब इसमें कुछ बिखरे हुए पॉइंट है जो इसमें अपने को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं कि डबल रिज या दोहरी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। अब अपने को पता है दोहरी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? वो बूंदी में स्थित है। आडावाला की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? आडावाला पर्वत तो आपको पता है कि अरावली को बोलते हैं। आडावाला की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर और बूंदी में। दूसरा है मामूली चोटी कहाँ पर स्थित है? अरावली की तरह अगर हमको चोटियां पूछेंगे तो वो इन्हीं में से पूछने वाले हैं। तो मामूली चोटी कहाँ पर है? वो 12 में है। और बूंदी के अंदर कुछ दर्रे दे रखे हैं, एक तो लाखेरी है, एक रामगढ़ है और एक खटगढ़ दर्रा है। और जेतावास भी इसी में आता है, लेकिन ये 3 सफिशियंट है। और अब इसके संदर्भ में हम कुछ कार्यक्रम है कि एक तो डांग विकास कार्यक्रम है और एक कंदरा सुधार कार्यक्रम है। ये डांग विकास कार्यक्रम तो 1974-75 में चालू किया था, बीहड़ वाली जो जगह है ना उसके सुधार के लिए। और कंदरा सुधार उसके बाद में चालू किया था। डांग विकास कार्यक्रम का फंडिंग कौन करता है? वो स्टेट करता है। और कंदरा सुधार का फंडिंग कौन कर रहा था? सेंटर कर रहा था। ये दोनों के दोनों ही है ना 8 जिलों में स्टार्ट किए गए थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं पूर्व वाले मैदान। अब पूर्व के मैदान है उनका हम बेसिक फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहली बात तो राजस्थान की अगर सबसे ज्यादा कृषि वाला क्षेत्र है तो वो यही है पूर्व के मैदान, क्योंकि यहाँ पर जो अन्न का कटोरा भी बोलते हैं इसको, खाद्यान्न फसलें ज्यादातर यहीं पे होगी। क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी है ना 50 से 75 सेंटीमीटर सम वर्षा है, बहुत अच्छी वर्षा है। और मृदा भी जलोढ़ है और समतल है, मैदान है। अब सबसे पहले देखते हैं कि किन 2 नदियों के बीच में स्थित है।
तो ये है गंगा और यमुना के दोआब के बीच में, यानी दो नदियों के बीच में जो मैदान वाला पार्ट बनेगा ना, जलोढ़ मर्दा वाला, वो दोआब कहलाता है। तो ये गंगा और यमुना वाला है। और ये विस्तार किन मैदानों का है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ना भारत के उत्तर में, उसी का विस्तार है। और सम वर्षा रेखा तो अपन ने देख ली कि 50 से लेके 75 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है। अब यहाँ पर वनस्पति किस टाइप की है? पतझड़ वनस्पति है। अब ये 3 कॉमन पॉइंट है। एक तो है भेड़ भूमि, कौन बनाती है? चंबल बनाती है। अब आपको पता है कि वो बेडलैंड टोपोग्राफी बनाएगी उत्खात भूमि, क्योंकि जब चंबल नदी अपना प्रवाह लेकर जाएगी तो वहां पर गड्ढे वगैरह बन जाएंगे। तो वहीं पर अगर पूछे ना डाकू की शरणस्थली क्या है, तो यही भेड़ की भूमि है। अब इसमें अगली चीज है कि बीहड़ की रानी किसको बोलते हैं? बीहड़ की रानी बोलते हैं करौली को। और बीहड़ पट्टी कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोटा से लेकर यमुना नदी का जहाँ यमुना नदी से जाकर मिलते हैं ना, वहां तक ये चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, इसी में ये कोटा से लेकर यमुना तक बीहड़ की पट्टी स्थित है। अब पूर्व के मैदानों को हम क्या है, अध्ययन के लिए हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो अपने को पता है कि मैदानों में वैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये 4 अलग होते हैं, लेकिन ये हम पढ़ने के लिए बांटे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से मैदान स्थित है। अब ये हमने क्या है, हरे कलर से हाईलाइट किया है, क्योंकि मैदानी भाग है तो मैदान में हरियाली मिलेगी, इसीलिए हरे कलर से हाईलाइट किया है। अब पहले पढ़ते हैं हम चंबल वाला। अब इनका उद्गम वगैरह, इनका मिलन वगैरह ये मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो हम देख लेंगे रिवर वाले पार्ट में। जब हम अपवा तंत्र देखने जाएंगे तब आराम से देख लेंगे। चंबल नदी क्या करती है? अवनाली का अपरदन करती है। वही बेडलैंड टोपोग्राफी वाला है, उसी की वजह से ये भेड़ बन रहा है। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? ये है अपना बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा वाली बेल्ट में। बनास नदी का यह है कि बनास नदी के 2 प्रकार के मैदान बनाती है, एक तो मेवाड़ का मैदान और एक मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ के मैदान को हम बोल सकते हैं खैराड़ का मैदान, और मालपुरा करौली को बोल सकते हैं माल खैराड़ का मैदान। ये क्या है, बनास नदी के दक्षिण में स्थित होता है, और ये मालपुरा करौली वाला मैदान बनास नदी के उत्तर में स्थित होता है। अभी ये अगर हम जिले वगैरह देखें तो ये राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ वाला पार्ट हो गया। मालपुरा करौली की में आप करौली ले लो, अजमेर ले लो, सवाई माधोपुर ले लो। इसके बाद में माही नदी बेसिन। अब माही नदी के बेसिन के उपनाम अपने को बार बार पूछे जाते हैं। एक तो इसको बोलते हैं भाटी का बेसिन, दूसरा बोलते हैं छप्पन का बेसिन, क्योंकि ये 56 गांवों के समूह से मिलकर बन रही है। दूसरा बोलते हैं वागड़ का बेसिन, क्योंकि अगर ये माही नदी बह रही है ना, तो एक कटापटा क्षेत्र बना रही है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं वागड़ का बेसिन। उसके बाद हम बोलते हैं इसको पुष्प बेसिन। पुष्प बेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर महुआ के पुष्प बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो महुआ होता है ना, उसके जो पुष्प होते हैं ना व्हाइट कलर के, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और एक बोलते हैं इसको काठल का मैदान, जो स्पेशली प्रतापगढ़ के लिए हम यूज करते हैं। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ का है? ये मैदान कहाँ कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है। इसके बाद में लास्ट है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन मतलब राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग वाला, आप सारा पार्ट ले लो, जिसमें जयपुर आ गया, दौसा आ गया, भरतपुर आ गया, अलवर आ गया, डीग आ गया, खेड़तल तिजारा आ गया, कोटपुतली बहरोड आ गया, नए जिलों के हिसाब से है ना। तो ये बाणगंगा वाला बेसिन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपने पूर्व के मैदान और पठार वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम कल लेकर आएंगे थार के मरुस्थल का पूरा, एक ही 5-7 मिनट के अंदर करवा देंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।